प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र आज से हजारों साल पहले यथार्थवादी राजनीतिक चिंतन की बात करती है। उनका एक सिद्धांत है जो राज्य की प्रकृति की बात करती है। आधुनिक समय में राजनीतिक थिंकर जो राज्य के अंग बताते हैं वो चार है, लेकिन कौटिल्य ने राज्य की प्रकृति या अंग जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में चलते हैं 7 प्रकार के अंग या राज्य की प्रकृति बताई है, और उसी आधार पर उन्होंने राज्य की संरचना की बात कही है कि राज्य नामक जो संस्था है उसमें सबसे पहला अगर उसका कोई अंग है वह है स्वामी। स्वामी का आशय है राजा जो उस देश का शासन का संचालन करता है, वह संप्रभु है, वह अपने राज्य के अंदर सर्वे सर्वा है, वह आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी अन्य का आदेश नहीं मानता है, वह सर्वगुण संपन्न होता है। और जैसा कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि स्वामी का स्वभाव उसी के अनुरूप होता है, वह आदेश देने का आदि है, आदेश पालन करने का नहीं, और वह पूरे राज्य का संरक्षक होता है, स्वामी होता है। इस नाते पूरे राज्य की जिम्मेदारी उसी पे होती है। इसी तरह दूसरा अंग उसने बताया है अमात्य। कौटिल्य के अनुसार दूसरा अंग राज्य का है अमात्य। अमात्य को हम आधुनिक काल में मंत्री परिषद कहते हैं, और इसके बारे में कौटिल्य कहता है कि जिस प्रकार गाड़ी का एक पहिया दूसरे पहिए की बगैर सहायता के नहीं चल सकता या उसके बगैर सहायता के प्रयोग में नहीं लिया जा सकता, उसी प्रकार राज्य चक्र भी अमात्य आदि की सहायता के बिना अकेला राजा शासन का संचालन नहीं कर सकता। यानी जो मंत्री परिषद है या अमात्य है वो राजा को महत्वपूर्ण सलाह देता है, साथ ही राजा के अन्य कार्यों का संचालन भी करते हैं। इसके द्वारा कौन से काम उचित है या अनुचित है, वो राज्य के लिए हित में है, उनके बारे में राजा को निसंदेह और निष्पक्ष सलाह देते हैं। और अमात्य राज्य का महत्वपूर्ण दूसरा अंग है। अमात्य यानी मंत्री परिषद। तीसरा जो अंग कौटिल्य ने बताया है वह जनपद। जनपद का आशय है वह भूमि जिस पे जनता निवास करती हो। तो कौटिल्य ने भी एक आत्मनिर्भर राज्य की बात की है। ऐसी भूमि हो जो उपजाऊ हो और जनता ऐसी हो जो सर्वगुण संपन्न हो। और उन्होंने राज्य के जो निर्माण की बात की है उसमें 18 गांव से मिलकर होता है, उसको वो जनपद नाम देते हैं। 400 गांव के समूह को द्रोणमुख कहता है, 200 गांव के समूह को खारुटी कहता है, 10 गांव के समूह को संग्रहण कहा जाता है। तो जनपद के मध्य में एक पुर या दुर्ग होता है जिसे स्थानीय कहा जाता है, और जनपद का पूरा भार मुख्यतः उसी पुर पे होता है। कौटिल्य का ये भी कहना है कि वहाँ की जनता ऐसी होनी चाहिए जो राजभक्त हो और शुद्ध हृदय से जनता और राजा के बीच में एक सबके हित में काम करने वाली भावना होनी चाहिए, यानी ऐसा राज्य जो जन कल्याणकारी हो। इसी तरह से तीसरा अंग जो राज्य का है वह है दुर्ग। दुर्ग यानी जैसे आधुनिक काल में हम किला भी कहते हैं। तो दुर्ग प्राचीन समय में देश की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता था, और जब भी विपत्ति आती थी सब लोग दुर्ग के अंदर आ जाते थे और सुरक्षित रहते थे। और उसी आधार पे 4 भागों में दुर्गों को बांटा है कि दुर्ग का किस प्रकार का उसका बेसिक है, यानी वो औदिक, पर्वत, धानवन और वन दुर्ग 4 प्रकार के दुर्ग की बात करता है। कौटिल्य का मत है कि नदी दुर्ग या पर्वत दुर्ग आपत्ति के समय जनमत की रक्षा के महत्वपूर्ण दुर्ग होते हैं, यानी ऐसे दुर्ग जो नदी से घिरा हुआ हो या पहाड़ी के ऊपर हो। तो प्राचीन समय हम देखते हैं कि बहुत सारे दुर्ग पहाड़ों के ऊपर होते थे, सुरक्षित होते थे। और धानवन दुर्ग और वन दुर्ग का आशय है घने जंगल के अंदर जो दुर्ग होते हैं उनसे आशय हैं।
विशेष आपत्ति के समय में राजा को इन्हीं दुर्गों में आश्रय मिलता है और जनता सहित वो उसमें चले जाते हैं और अपने देश की सुरक्षा का काम करते हैं। प्राचीन समय में देश की सुरक्षा का दुर्ग आधार होते थे। पांचवा जो अंग है उसको कोष, कोष यानी जनता के द्वारा या जनता से जो राज्य के द्वारा धन संग्रह किया जाता है उसको राजा के पास में जनता की संपत्ति के रूप में रखा जाता है। देश के ऊपर आपात आता है या जनता के ऊपर कभी आपात आता है, जैसे अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, उस समय राज्य के द्वारा या राजा के द्वारा जनता की सुरक्षा उससे की जाती है। कोटली का मीनिंग होता है कि कोष के अंदर जो धन है वो धर्मपूर्वक दृष्टि से संचय करना चाहिए, यानी जनता के ऊपर अत्याचार करते हुए उसका संचय नहीं करना चाहिए। और उसके अंदर जो कोष है उसके अंदर धन कैसे संचय किया जाए, कोटली का एग्जाम्पल देता है कि जिस तरह से गाय का बछड़ा अपनी माँ से दूध किस तरह से धीरे धीरे संकलन करता है या पीता है, उसी तरह से राजा के द्वारा जनता से थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर इकट्ठा करके अपने कोष के अंदर धन की बढ़ोतरी करनी चाहिए। राजा को जनता के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। उसके अनुसार कोष के अंदर जो धन है उसकी मात्रा प्रचुर होनी चाहिए, उसमें सोना चांदी और बहुमूल्य रत्न भी होने चाहिए ताकि लंबे समय तक देश की सुरक्षा हो सके और कोई आपातकाल आ जाए तो उस धन से देश की सुरक्षा व्यवस्था भी की जाए। इसी तरह से आधुनिक राज्यों की तरह ही वो राज्य के अंगों की बात करता है और वो एक महत्वपूर्ण अंग है दंड। दंड का अर्थ है सेना या बल। तो ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी होता है। कोटली के अनुसार जिस राज्य के पास में एक महान सेना होती है उसके अन्य पड़ोसी भी उसके मित्र बने रहते हैं और शत्रु भी उस राज्य से शंका करते हैं। इसलिए कोटली का कहना है कि सेना शक्तिशाली और कुशल होनी चाहिए और साथ ही वो भी ये भी कहता है कि सेना में राजभक्त सेना होनी चाहिए ताकि वो राजा के प्रति प्रतिबद्ध रहे और इस सेना को देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और वो कहते हैं कि सेना को शारीरिक रूप से भी और हथियारों को दृष्टि से और मानसिक रूप से भी तैयार रखना चाहिए। इस तरह से कोटली ये कहता है कि सरकार का जो 6 अंग है जिसे हम दंड या सेना कहते हैं वो भी देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। 7वां अंग जो विदेश नीति का आधार है, जो प्राचीन समय में नहीं आजकल भी जरूरी है कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है या उसकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए जरूरी है कि उसका एक विश्वस्त और घनिष्ठ मित्र होना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो घनिष्ठ राष्ट्र उसकी सेवा कर सके। ये न केवल प्राचीन समय में बल्कि आज भी अगर कूटनीति की दृष्टि से देखें तो राजा को हमेशा एक मित्र राष्ट्र अपने विश्वास वाला रखना चाहिए ताकि संकट के समय वो हमारी रक्षा कर सके और हमारे विदेश नीति का आधार भी बन सके। तो इस तरह से ये कोटली सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के 7 अंगों या 7 प्रकार की प्रकृति की बात करता है। इसकी जो विशेषता है वो ये है कि ये राज्य की एकता और सुदृढ़ता के लिए ज़रूरी मानता है कि राज्य की अगर एकता और सुदृढ़ता चाहिए तो हमें इन 7 अंगों का होना ज़रूरी है। उसी तरह से वो ये भी मानते हैं कि सप्तांग अंग मिलकर के राज्य का निर्माण करते हैं और इस सप्तांग अंग का स्वामी जो होता है या सिर होता है या मस्तिष्क होता है वो राजा खुद होता है। और राजा का सौरमंडल में जिस तरह से सूर्य की स्थिति होती है वैसी राजा की स्थिति सबसे ऊपर होती है। इसी के साथ वो ये भी कहता है कि सप्तांग सिद्धांत अंगिक सिद्धांत की तरह काम करता है। जिस तरह से हमारे शरीर में सभी अंग मिलकर के शरीर की सुरक्षा का काम करते हैं उसी तरह से किसी भी राज्य की सुरक्षा तभी संभव है जब ये 7 अंग आपस में मिलकर के आंगिक सिद्धांत के अनुरूप कार्य करेंगे। इस तरह से न केवल प्राचीन समय में बल्कि आज के समय में भी राज्य की प्रकृति को समझने के लिए
हमें कौटिल्य के शब्दांश सिद्धांत का अध्ययन करना पड़ेगा और इसका हमेशा महत्व बना रहेगा।